अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। कभी कभार सुबह सुबह ही आपको इतनी ख़तरनाक और खौफनाक खबरें मिल जाती हैं कि एकदम से आपका पर्सपेक्टिव हिल जाता है कि क्या हो रहा है मुल्क में और दुनिया में। आज ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रही है खबर, और ऐसी ही एक खबर आई है चारसद्दा से, जो पहले हमने सुना तो हमारे कानों को यकीन नहीं आया कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जब हमने अपने इर्द गिर्द हालात व वाक़यात को देखा तो फिर अंदाज़ा हुआ कि कोई पहला वाक़या तो नहीं है। ऐसे वाक़यात तो हम माजी में भी देख चुके हैं, लेकिन ये जिस बच्ची की हम बात करने लगे हैं इसकी उम्र सिर्फ 2.5 बरस थी। आप में से बहुत सौ को बच्ची और उसकी उम्र का सुन के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इस बच्ची के साथ क्या जुल्म और क्या ज़्यादती हुई होगी। तो वही हुआ है जो आप सोच रहे हैं। अफसोस की बात है ना कि हमने बस ये कह दिया 2.5 साल की बच्ची और हमने एक अफसोस किया है, तो क्लियर कट समझ आ गया कि हो क्या रहा है। यानी इतना कॉमन हो चुका है हमारे मुल्क में कि अब ऑलमोस्ट इंसान हैरान भी नहीं होता कि एवरी डे एवरी वीक समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किस साइकेट्रिस्ट से पूछा जाए, किस साइकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लिया जाए कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। इसमें बात होगी तो कुछ होगा। आप तो इस तरह समझते हैं जैसे बात करने से ये चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें बड़े अरसे से हो रही थी, अब चीज़ें सामने आ रही हैं। ये चीज़ें तो बहुत, ये चीज़ें दहाइयों से हो रही हैं, साल साल से हो रही हैं। अब सिर्फ इस पर बात हो रही है और अब नेम एंड शेम किया जाता है लोगों को बात करके जो इन कामों में मुलव्वस होते हैं। तो अगर बात करने पर भी पाबंदी लगा देंगे तो फिर शायद कोई भी बेहतरी कभी भी नहीं आ सकेगी। अच्छा जी, कभी उस पर भी बात कर ले कि ये क्या माइंडसेट होती है, क्या इन आदमियों की माइंडसेट होती है जो बच्चों को नहीं छोड़ते। इस पे बात होनी चाहिए, लेट अलोन कि किसके साथ क्या हुआ। Anyway, इससे पहले कि हमें भी I guess we have to include this our top stories और उसके बाद कुछ और खबरें भी आपको देनी है। पीडीएम में शामिल जमातों के छोटे मोटे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात बता रही है हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी आने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों को भारी स्कूल बैग से निजात मिलेगी। हुकूमत ने बस्तों का वजन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। अच्छा फैसला है, सराहा जाना चाहिए। और छोटी दुकान लेकिन मज़े का पकवान आपको ले चलेंगे बरतानिया, जहां एक पाकिस्तानी ने बिरयानी की अनोखी दुकान खोली है। क्या इनोवेटिव आइडिया है। जो टेलीफोन बूथ्स होते हैं ना पुराने, इसमें अपनी दुकान सजा ली है। ये आइडिया तो यहाँ मुझे टेलीफोन बूथ से बहुत पसंद है, वेरी नाइस। किसी ने तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं इनमें, सोचा है। हाँ, दैट्स ट्रू। जिस तरह के अभी हम देख भी रहे थे, बट दैट विल कम लेटर इन द शो। पहले आपको बता दें कि सियासी मंजरनामे पे क्या क्या अपडेट्स हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद आखिरकार जलसों का हतमी स्केजुअल देने में कामयाब हो गया, लेकिन सरबराही और ओहदों की तकसीम जैसे मामलात अब भी हल तलब हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपना पहला जलसा कोयटा में करने का ऐलान किया था, लेकिन इसकी तारीख पर इख्तलाफ पैदा हो गया। मुशावरत के बाद 11 के बजाय 18 अक्टूबर की तारीख दी गई, जिस पर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठा दिया। अब जलसों की तारीखें तय हुई हैं तो ओहदों पर एतराज़ की खबरें आने लगी। कोई कह रहा है कि मुस्तकिल हैं, कोई कह रहा है आर्जी हैं। पे है पौधे मुस्तकिल है जी, अगली बात करेंगे बिल्कुल देख सकते हैं जी जी। उसके तरीके मैकेनिज्म है, सरबरा मौजूद है, सारे ओहदेदार मौजूद हैं। नहीं, आप इस बात को कि रोटेशन पे तो फैसला हो चुका है, लेकिन इसमें हम मजीद बात नहीं करना चाहते। हमने कहा रोटेशन पे आप मुद्दत पूरी बयान न करें। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है ना, उससे ज्यादा नहीं होता। इसलिए पीडीएम भी जब तक है तो ओहदेदार रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कल शाम वफ्द के साथ मरियम नवाज से जाती उम्रा में जाकर मुलाकात की। मौलाना का कहना है कि सिविल नाफरमानी की नौबत नहीं आएगी। 2-3 जलसों के बाद ही हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है। हमें बिल आखिर
इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। और दूसरी जानिब हुकूमत है कि अपोजिशन पर वार करने का कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। रोज़ कई हुकूमती रहनुमा टीवी पर आकर तनकीद करते हैं। FIR कोई इधर से उठ के आप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस हद तक कहूँगा कि हो सकता है कि कोई इनके अपनों नहीं की हो। अगर वो मुल्क के कवानीन की उसने खिलाफ वर्जी की है, अगर उस पर करप्शन के न सिर्फ चार्जेस कन्विक्शंस हैं, तो चाहे 10,000 दफ़ा भी बना हो प्राइम मिनिस्टर, वो डजंट डिजर्व। मुझे तो डर है कि इनके जलसों से दोबारा वायरल ना फैल जाए, वायरस ना फैल जाए। जब ये जलसा करेंगे अगले दिन शेख रशीद जवाब देगा, प्राइम मिनिस्टर ने मेरी जिम्मेदारी की है कि मैं उनका ईंट का जवाब पत्थर से दूं। मुस्लिम लीग शीन बनेगी। अक्लमंद लोगों को पता है कि मैंने शीन शहबाज के बारे में नहीं किया। अपोजिशन के सामने वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें यकसू होकर आगे ना बढ़ें तो कामयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। अब ये सूरत हाल है। JUI के सीनियर रहनुमा और मरकज़ी तर्जुमान हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा बात करते हैं कि अब आगे किस तरह से पढ़ना है इन्होंने। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इब्तिदा ये है कि पहले ये सुना गया कि सरबराही तय करने के मामलात में मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं था, फिर ये कि जलसे की तारीखें और मकामात बदलना भी सबको पसंद नहीं आया। जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल राज़ी है जिस तरह से काम चल रहा है, ऐसे ठीक चल रहा है? यहाँ पर मसला ये दरपेश हुआ कि 11 तारीख को जो पश्तूनख्वा ने हमारे हलीफ जमात है PDM की, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम रखा हुआ था। इस तरीके से 25 तारीख को JUI ने रखा था। 18 तारीख की बात की गई, लेकिन पता चला कि वो कराची में जो प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का उसके साथ टकराव है तारीख़ों का। और साथ साथ जनाब अख्तर मेंगल साहब जो PNP के सरबराह हैं वो दुबई में थे। बिलावल साहब की भी जो सफ़र और मसरूफियात, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ तारीख़ और शेड्यूल में और जगहों में तब्दीली की गई है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सबसे पहला जो आगाज़ होगा वो गुजरांवाला से होगा। इसी तरीके से तमाम शेड्यूल मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करके हमने आवाम को बता दिया, मीडिया के से सबको पता चल चुका है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है कि सियानी बिल्ली कम्बा नोचे के हवाले से सिर्फ़ तारीख़ों और इस किस्म की बातों के हवाले से जो हर इजलास में हो सकती है, कोई तारीख़ मुकर्रर होता है मौसमी हालात से, दीगर मामलात से, और फिर तमाम जमातों के 11 सरबराह जो हैं उनके अपने अपने भी प्रोग्राम तयशुदा थे पहले से, उनका शेड्यूल भी था। ये तमाम को मद्देनज़र रखते हुए तो हमारी क़यादत ने आपस में मिलकर जो फ़ैसले किए हैं वो कौम के सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें न कोई रखना है न दरार है, और तमाम जमातें इस पर मुत्तहिद भी हैं, मुत्तफ़िक़ भी हैं और मुतमईन भी हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, चलें, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो असल बयानात की जंग और मुकदमात वाला टाकरा है वो तो है मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के बीच में, तो यही दोनों बड़े फरीक हैं बज़ाहिर। आपके ख़्याल में अपोजिशन इत्तेहाद को मुस्लिम लीग नून ही लीड करती तो ज़्यादा बेहतर ना होता? मुस्लिम लीग नून की ज़िम्मेदारी थी और हमने उनको पेशकश भी की और यही सूरत हाल थी, और वो सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात है, हक़ तो उनका बनता था। लेकिन अगर उन्होंने ईसार किया और उन्होंने बेहतर समझा, और इस तरह पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में PNA के हवाले से जब धांधली के ख़िलाफ़ एक तहरीक का आगाज़ हुआ था तो उस वक्त नवाबज़ाद नसरुल्लाह जैसे शख्सियात थे, वली ख़ान साहब थे, शेरबाज मज़ारी थे, पीर पगाड़ा साहब थे, प्रोफेसर गफूर साहब थे, और खान अशरफ खान साहब थे, और इसी तरीके से बिजंजौ साहब थे। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी जिनका मैं शायद अब नाम भी भूल गया हूँ। वो तमाम के तमाम मौजूद थे, लेकिन आपने देखा सब ने बैठ कर हालात के तनाजुर में इमामत के लिए, क़यादत के लिए मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को आगे कर दिया। इस तरह भी होता है कि अगर लोग खड़े होते हैं तो नमाज के लिए किसी एक को आगे करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको न इशू हमने समझा है न बनाया है, और जो भी क़यादत करेगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा।
स्टीयरिंग कमेटी होगी और उसमें तमाम तर फैसले मुत्तफ़िका होंगे। और मैं समझता हूँ कि इसको इशू बनाकर हमारी उस तहरीक के हवाले से जो ये समझते हैं कि हम इस किस्म के प्रोपेगेंडा करके इस तहरीक के हवाले से उसे कमज़ोर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो अहमकों की दोज़ख में रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी कि कितने महीनों में ये ऑपोजिशन का टारगेट पूरा होता है, जिसके बारे में वो एडमेंट हैं कि उन्होंने हुकूमत को चलता करना है, होता भी है या नहीं होता। वही मैं कह रही हूँ, अगर होता भी है या नहीं होता। अच्छा जी, अब कुछ खाने पीने की बात इसलिए होगी क्योंकि हमने आपको वो बरतानिया का वो जो क्या उसको कहते हैं टेलीफोन बूथ बिरयानी, बूथ बिरयानी। तो बिरयानी जी पाकिस्तान की मकबूल तरीन डिश है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तानी कहीं भी जाएँ बिरयानी को बहुत मिस करते हैं, बल्कि मिस क्या करते हैं, खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो बरतानिया में जी हज़ारों पाकिस्तानी मुकीम है। 25 साला पाकिस्तानी ने बिरयानी पसंद करने वालों के लिए बरतानिया में बिरयानी का कारोबार शुरू किया है। थोड़ी सी ग्लिम्स तो हम आपको दिखा चुके हैं। इसको बाय द वे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टेक अवे का नाम भी दिया गया है। तो ये अब रिपोर्ट कर रहे हैं हमें मुर्तज़ा अली शाह। लेट्स वॉच इट। आपकी मुलाकात हम तैयब शफीक से कराते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, प्रोफेशनल है, लेकिन उन्होंने लंदन में एक बड़े मशहूर ट्यूब स्टेशन के बाहर दुनिया का सबसे छोटा टेक अवे खोला है। और उस जो तैयब शफीक ने जो टेक अवे खोला है उसके हवाले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑलरेडी उनसे रब्ता कर दिया। बरतानवी मीडिया में उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए कि जो बरतानिया की तारीख़ का सबसे छोटा जो टेक अवे है, जहाँ पे पाकिस्तानी खाने वो फ्राहम कर रहे हैं, यहाँ कस्टमर्स का उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि ये टेक अवे खोलने का ये पूरा सीन क्या है? ये तो बहुत छोटी सारी जगह है जहाँ आपने टेक अवे खोला है। जी, ये छोटी जगह आपको लग रही है, लेकिन ये पूरा टेक अवे रेस्टोरेंट चल रहा है। इसके अंदर हमारे पास हम बिरयानी, दाल चावल, काबली पुलाव, शामी कबाब, सीख कबाब सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो छोटी जगह है लेकिन पूरी यूज़फुल है, जिसको पूरी 100 तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ये टेक अवे बॉक्सेस बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे, बिल्कुल बेकार में ज़ाया हो रहे थे। तो मैंने कहा इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए कि इसको किसी काम में लाया जाए जिससे सबका फ़ायदा हो। और इसको क्योंकि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, तो मार्केटिंग का एक सोर्स है। तो इसलिए ये मुझे टेलीफोन बॉक्स बड़ी अच्छी जगह लगी जहाँ पे एक टेक अवे सेटअप लगा जा सकता है। हमने फोकस ही पाकिस्तानी खानों के लिए किया हुआ है इससे, और लोगों का रिस्पॉन्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। मतलब इतना अच्छा है कि मैंने खुद नहीं सोचा था। लोग आते हैं, लोग पिक्चर्स लेते हैं, बड़ा अमेज़्ड होते हैं, खुश होते हैं। शुक्र है पाकिस्तान का नाम अच्छा होता है, पाकिस्तान की पहचान है। वंडरफुल। तो आप कोई टेक अवे तो है लेकिन कोई डिलीवरी का इंतजाम है तो कराची तक भिजवाने की कोशिश करें। बिरयानी तो बिरयानी होगी, मतलब वो आइडिया अच्छा है, लेकिन बिरयानी तो बड़ी ज़बरदस्त बहुत जगहों पे बनती है। थोड़ी सी महंगी लग रही थी वैसे मुझे, 5 पाउंड की है। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी। पता नहीं 5 पाउंड में हम कोई देगे भी दे सकते हैं अगर आप कन्वर्जन बने। लेकिन वहाँ जब ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन द कंट्री करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आप फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। जिस मुल्क में आप रह रहे होते हैं, वहाँ का कमा रहे होते हैं, तो वहाँ के लिए इतना ज़्यादा लगता नहीं है। और बिरयानी एक शाही डिश है, क्यों ना उस पर ज़्यादा पैसे दें प्लीज़। कम हाँ, वैसे क्या मुगलिया दरबार से आई है? नहीं, बट स्टिल बिरयानी हैज़ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन इट। बड़े दिल से वो बनाई जाती है, वरना वो इतने मज़े की नहीं होती अगर दिल से ना बनी। अच्छा जी, इस पे तो हम बिरयानी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बात की जा सकती है, लेकिन और बाय द वे बनाने वाला इंजीनियर है, कोई आम एवी कुक नहीं है। इंजीनियर्ड बिरयानी, इंजीनियरिंग हुई है उस बिरयानी की। तो हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बात करेंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब। मुझे याद है कि बचपन में हमने भी बड़ी तगदौ किया है। टाइम्स इतने भारी बस्ते हो जाते थे कि मुझे लगता है कि अब जो मेरा एक कंधा नीचा है और एक ऊंचा है ना, ये स्कूल बैग की वजह से हुआ है। हाँ, अच्छी गुड थिंग टू ब्लेम। जब कपड़े सिलवाते हैं तो दर्जी बताता है कि भाई आपका तो एक कंधा नीचा है। वैसे आपको पता है बड़े बड़े अदाकार हैं, कभी आप नोटिस करें, जैसे कि अमिताभ बच्चन, उनका भी एक कंधा, हाँ एक विंगा कंधा है। मतलब शायद स्टाइल होगा, आई डोंट नो। विंगा माने टेढ़ा। I would expect everybody to know that, लेकिन आप समझ आ गए। एक कुछ चीज़ें होती हैं वो एक्शन से भी पता चल जाती हैं। अच्छा जी, बच्चों को गैर ज़रूरी और वज़नी स्कूल बसों से निजात मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने इस हवाले से कानून की मंजूरी दे दी है, और ऐसे कई रिसर्चेस सामने आ चुके हैं कि मुस्तकिल भारी स्कूल बैग्स उठाने वाले बच्चों को थकावट, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ समेत दीगर असाबी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ का तो मैंने और अब्दुल्ला ने मिलकर आपको बता भी दिया, लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस होती हैं। ख़ास तौर पर तालिबात में कमर दर्द की शिकायत ज़्यादा सामने आई हैं। बच्चों में तालीम की दिलचस्पी में भी कमी वाक़ई होती है इफ़ दे आर सो अंडर स्ट्रेस लिटरली बिकॉज ऑफ देयर बैग्स।
सूबे में एक्ट का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा और खिलाफ वर्जी पर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि निजी स्कूलों को 2 लाख रुपए तक जुर्माना दिया जा सकेगा। नर्सरी, अब ये सुनते जाएं, लिखते भी जाएं और फिर एक वेट मशीन ला के अपने बच्चों की बैग चेक करें। मैं आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास एक और भी चीज़ है कहने को, ये उसी तरह चेक होंगे बैग्स जिस तरह आजकल माशाल्लाह कोविड होता है, मतलब जैसे SOP चेक हो रहे हैं। जी, SOPs चेक हो रहे हैं। अच्छा, नर्सरी जमात के बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन 1.5 किलोग्राम, पहली जमात के लिए वजन 2.4 किलोग्राम, दूसरी से 5वीं जमात के लिए 2.5 से 5.3 किलोग्राम, छठी से 10वीं जमात तक स्कूल बैग्स का वजन 5.4 से 6.5 किलोग्राम तक होगा और 11वीं और 12वीं जमात के स्कूल बैग्स का वजन 7 किलोग्राम रखने की 11वीं 12वीं में तो वैसे बहुत ही कम बैग्स होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और बाय द वे हम ये बात क्यों कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ द थिंग्स आर नाउ ऑनलाइन। बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लॉकर स्कूल में रखे होते हैं, बच्चे किताबें वहीं छोड़ के जाते हैं, सिर्फ अपनी जो वर्कशीट्स होती हैं उनको लेके जाते हैं। ये नहीं कि आप थोड़ा सा निज़ाम बदलें, रादर देन कि आप वेइंग मशीन लगा दें स्कूल के बाहर और हर बच्चा अपना, ये तो बिल्कुल जैसे जहाज़ में आपको पता है ना, जो चेक इन लगेज होता है वो 7 किलो या 9 किलो से ज़्यादा नहीं होता, एंड यू हैव टू वेट, तो ये वो वाला सिस्टम हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है स्कूलों में लॉकर सिस्टम तो नहीं है ना, और किसी दिन जरा कोई जरा सेहतमंद बच्चा जरा भारी भरकम लंच ले जाए बैग में डाल के। वैसे वो 1 किलो वाली बात थी, मतलब 1 किलो का में तो लंच बॉक्स और थोड़ा सा फ्रूट ही दो, अगर सेब ही डाल दो तो किलो तो बन ही जाता है। लेकिन आपका मतलब है लॉकर नहीं लगाएंगे स्कूल में, लेकिन वेइंग मशीन जरूर लगा देंगे। हाँ, पहले तो सारे टीचर्स चढ़े ना उस पर, अपने आप को वे करें। I don't like this idea. In principle, it's a great idea. चलें, कोशिश अच्छी है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कोशिश अच्छी है। इस पे जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात है ये हम पूछ लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया शहराम। शहराम, बताइएगा कि स्कूलों के भारी बस्तों के बोझ तले दबे बच्चों के लिए बड़ी अहम खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल बैग्स का वज़न तय किया जा रहा है। क्या सोच कर ये लिमिट्स तय की गई हैं? किसी फिजियोलॉजिस्ट से, किसी डॉक्टर से, किससे आपने मशवरा किया और फिर ये पहुंचे इस नतीजे पर कि हाँ इस उम्र में ये वज़न होना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल बैग्स की वेट्स पे पर्टिकुलरली उनकी एक्सपर्टी है और कंटिन्यूसली उस पे वो अपनी राय रखते हैं और उन पे बड़ी टेक्निकल डिस्कशंस होती हैं और उन्हें बड़ी मेहनत भी उस पे किया। तो वो 15% मैक्सिमम बच्चे की वेट पे वो रखते हैं कि वो बस्ते या बैग का वज़न होना चाहिए। इसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या ये जो पूरी टीम थी, ये बाकायदा स्कूल गई हैं, इन्होंने एक बुक की वज़न ली है, पूरे सारे करिकुलम का फिर वज़न लिया है, फिर उन्होंने वहाँ पे टीचर से डिस्कशन की है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो जो रोज़ाना कैरी करते हैं, कौन से हैं जो अल्टरनेटिव डे पे कैरी हो सकते हैं। तो एक पूरी स्टडी या पूरी अंडरस्टैंडिंग या पूरी मेहनत के बाद ये वेट का जो है वो तैयार किया गया है। अच्छा शहराम, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे बात तो की जा रही है, आपसे पूछते हैं कि इस पे कोई मज़ीद पेशरफ्त हुई कि नहीं, कि सूबे में फ़ीसें जमा कराने के निज़ाम को ऑनलाइन करने की बात भी हो रही है और फिर इम्तहानी सेंटर्स में मॉनिटरिंग कैमरे जो हैं वो लगाने का भी जिक्र हो रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं इन द पास्ट जो कि आपको लगा ये सब कुछ करना चाहिए? देखिए, आप ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है उस पर अक्सर क्वेश्चन होता है, उसमें मसाइल होते हैं। इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों, क्योंकि हमारे 7वां साल है अभी, सच इस तरह के इश्यूज़ बहुत कम आए या नहीं आए हैं, लेकिन इवन दैन आप कंटिन्यूसली अपने सिस्टम को या अपने प्रोसेसेस को अपग्रेड करते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करते हैं, उनको और ट्रांसपेरेंट और इफ़ेक्टिव करते हैं। तो उस हवाले से हमने डिसाइड किया है और मैंने पिछले दिनों इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है, एग्ज़ामिनेशन हॉल्स हैं, हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह उसको हम 100% उसमें हम कैमरे इंस्टॉल करवाएं ताकि हम मॉनिटर कर सकें। कहीं पे कोई इशू आता है, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स, ये जो मॉनिटरिंग टीम है वो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करने में उनको मदद मिल सकती है। अच्छा शहराम साहब, इस वक्त मुल्क भर में एक बहस ये भी चल रही है कि कोरोना ही की दूसरी लहर के पेश नज़र तालीमी इदारों का मुस्तकबिल क्या है? क्या SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो हम खुदा न खास्ता दोबारा लॉकडाउन की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स आर रियली कंसर्न्ड, स्कूल्स आर रियली कंसर्न्ड। 6-7 महीने स्कूल नहीं आए थे तो वो बिल्कुल वो बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल जाना, मिलना बैठना,
क्लास में बैठना, वो सारे बच्चे तकरीबन मिस कर रहे थे। तो वो ख़ुद से भी रिस्पॉन्सिबल फ़ील कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता पेरेंट्स ने भी उनको बताए कि ऐसा कोई अनफोर्सीन कोई वाक़या ना हो जाए, किसी को कोई कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, तो शौक़ से मास्क पहनते हैं, टीचर्स पहनते हैं। और जहाँ पे अगर वायलेशन है, लेट्स से प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको हम एक दिन के लिए बंद कर देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं। प्राइवेट सरकारी स्कूल में सच अभी तक कोई इशू आया नहीं, कहीं पे केसेस आ जाएं तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, उस क्लासरूम को या उस स्कूल को हम बंद करते हैं, पूरे एरिया को नहीं, केस टू केस हम देखते हैं। तो ऐसा सच अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक तरफ जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहराम तराकाई हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी बच्चों, आप ख़ुद भी अगर बहुत भारी आपको लग रहा हो स्कूल का बैग, तो आप कह सकते हैं अपनी टीचर को या अपनी प्रिंसिपल को कि जनाब हमारा तो बहुत बैग भारी है, मैनेज इट। अच्छा, वी यूज्ड टू मैनेज इट। यू डू रियलाइज कि आजकल वो पुली बैग्स आ चुके हैं, यू रियली डोंट हैव टू वेयर देम। हमारे ही ज़माने से थे, तो फिर हम क्यों वेट टाइम कर रहे हैं जब कंधे पे उठाना ही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, जिन बच्चों का स्कूल बैग बहुत भारी होता है ना, एट टाइम्स हम तो ये करते थे कि जिस सब्जेक्ट की क्लास अगले दिन नहीं होनी, वो बुक्स और वो वर्क बुक्स हम बैग से निकाल दिया करते थे, तो बड़ा मैनेजेबल हो जाता था बैग। आपको याद है? आपको ये सिस्टम समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे तकलीफ इस बात की है, बिल्कुल मुझे याद है कि सिस्टम हमने नहीं बदलना। एक तो बुक्स जो हैं स्कूलों में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है उनको घर जाने की। दूसरी चीज़ ये है कि नाश्ते क्यों घर से जा रहे हैं? मतलब दुनिया में आपको पता है ना कि बच्चों को बिल्कुल उनकी डाइट के हिसाब से, जो एक ग्रोइंग बच्चे की एक होती है, सेहत की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से खाना दिया जाता है। आप क्या बातें कर रहे हैं? नहीं तो आप क्या बातें कर रहे हैं? हम वही रिग्रेसिव किस्म के, स्टूपिड किस्म के आइडियाज़ पे लगे हुए हैं कि 2 किलो तो 4 किलो तो 5 किलो। कोई बच्चा पतला सा होगा तो उसके लिए 2 किलो भी मुश्किल होगा। एक मोटा बच्चा होगा वो 5 किलो भी उठा सकता है, अपने दोस्त के भी सारे बैग्स उठाएगा। दिस इज अच्छा, आई एम सॉरी, आई वॉश किस्म का आइडिया। सोच बहुत अच्छी है लेकिन आइडिया बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, इम्प्लीमेंट करना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। प्लीज मुझे आप बता दें, आपको लगता है कि वेइंग मशीनें पड़ी होंगी और सारे बच्चे अपने बैग रख रहे होंगे? यू इट्स अ जोक। अच्छा शहराम, वैसे हु गिव्स यू सच आइडियाज? मतलब प्रिंसिपल आपका बड़ा दिल चाह रहा होगा, अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया बच्चों के एहसास में किया, लेकिन देयर आर मोर प्रोग्रेसिव वेज टू गो अबाउट इट एज़ वेल। लाइक वी मेंशन्ड अ फ्यू। ब्रेक ले रहे हैं हम, सोचिए इस पे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और बताना आपको यह है कि बलूचिस्तान असेंबली की रुकन की कोशिशें रंग लाईं। असेंबली और ज़िला कचहरी में बच्चों के लिए बेबी कॉर्नर्स कायम कर दिए गए हैं। मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए ये बड़ी नेमत है। बलूचिस्तान असेंबली में मुल्क का पहला बेबी फीड कॉर्नर एंड नर्सिंग रूम कायम किया गया है। क्वेटा के दीगर मकामात पर कायम बेबी फीड कॉर्नर एंड नर्सिंग रूम में तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं। रुकन सूबाई असेंबली महाजबीन शीरान को अपना बच्चा ऐवान में लाने पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था और देन शी डिड नॉट स्टॉप, उन्होंने आगे बढ़कर इसका मुकाबला किया। बिल्कुल, हमारे ही शो में महाजबीन शीरान ने इस बात पर जोर दिया था कि माशरती सोच बदलने की ज़रूरत है। आपको याद दिला दें एक दफ़ा, रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। हम असल में इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि औरत मर्द के मुकाबले में आ जाए, चाहे असेंबली में हो, चाहे कोई भी इदारा हो। मतलब ये औरत निकली है, काम के लिए निकली है, बजाय इसको हम इज़्ज़त दे दें, रिस्पेक्ट दे दें, उसको हम इसको अप्रिशिएट करें कि वो अपना घर संभालने के साथ साथ वो बाहर जॉब भी करती है और काम करती है। लेकिन बहुत इसके लिए अभी भी मैं समझती हूँ बहुत काम करने की ज़रूरत है कि औरत को इज़्ज़त होनी चाहिए औरत की। इतनी मीनिंगफुल इन्होंने बातें की हैं जो कि कभी कभार ये सोचने को मजबूर हो जाता है इंसान कि अभी भी ये बात करने की ज़रूरत है। इट शुड बी अंडरस्टूड। बट आई एम सो हैप्पी कि बलूचिस्तान हैज़ टू बी द फर्स्ट सूबा जिसने ये पहल की है। बलूचिस्तान इस सिमत में आगे बढ़ने वाला पहला सूबा बन गया है और अगर दीगर सूबे भी इसकी तकलीद करते हैं तो ये और अच्छी बात होगी। हु वुड हैव थॉट, यू नो, अदरवाइज आप ज़रा एक्सपेक्टेशन आपकी ये होती है कि ज़रा ज़्यादा प्रोग्रेसिव सूबे जो होंगे, प्रोविंसेस जो होंगे, उनसे ये बात आएगी। बट आई एम सो हैप्पी इट हैड टू कम फ्रॉम बलूचिस्तान। इंडीड। सो और इसी को तकलीद करना चाहिए, इसी को फॉलो करना चाहिए दीगर सूबों को, दीगर सरकारी इदारों को, दीगर जगहों को, इवन प्राइवेट इदारे। अभी तक हम सरकारी की क्या बात कर रहे हैं,
प्राइवेट इदारों में अभी तक मुनासिब सहूलियात मौजूद नहीं हैं कि वो वर्किंग ख़वातीन जिनके छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, वो अपने बच्चे काम पे साथ ला सकें और वक्तन फ़वक्तन उनको देख के अपना काम जारी रख सकें। और अब्दुल्ला, मैं एक और आपको बात बताऊँ कि अभी हम स्कूल बैग्स वगैरह की मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी, बट ये भी अगर कोई कहने को हो तो कहे कि जी ये भी हम बात करने की क्या अभी भी इस सेंचुरी में ज़रूरत है, मतलब ये तो होना ही चाहिए था, बट नहीं, ये पूरी दुनिया में बाय द वे ये ओपनिंग्स अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। वी थिंक द वर्ल्ड इज़ प्रोग्रेसिव, और जो ख़वातीन अपने बच्चों को ले जाना चाहती हैं, क्रैश होते हैं, वर्क प्लेसेस में एक बेबी कॉर्नर्स होते हैं, नर्सरीज़ होती हैं, अभी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, नहीं हैं और अभी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम, तो ये बड़ी अच्छी बात लगी है। अच्छा जी, जल्दी से, टाइम बड़ा कम रह गया, नाम बहुत भारी भारी है आगे जो आपको बताने हैं। जी, साल 2020 के लिए केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। नोबेल इनाम हासिल करने वाली ख़वातीन साइंसदानों में फ्रांस की इमैनुअल शारपेंटियर, थैंक यू, और अमेरिकी डॉक्टर जेनिफर डाउडना शामिल हैं। और ये पहली मरतबा हुआ है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बाय द वे, कि केमिस्ट्री का इनाम एक साथ 2 ख़वातीन साइंसदानों को मिला है। दिस इज़ अ वेरी बिग डील। अब्दुल्ला, ये क्या करती हैं? जनाब, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया इन्होंने, उस पर इन्हें इनाम दिया गया है। इंसानी ज़िंदगी का राज है खुलिये में छुपा हुआ, और जेनेटिक कोडिंग जिसे कहते हैं हम, जिसे मेडिकल साइंस में DNA भी कहा जाता है। दोनों ख़वातीन को जीन्स की तब्दीली से मुताल्लिक तरीक़ाकार दरियाफ्त करने पर इस इनाम का हकदार, एज इन DNA आपका तब्दील या किसी भी पैदा होने वाले बच्चे का। हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था कि दे आर स्टिल डूइंग इट ऑन मतलब प्लांट्स वगैरह पे ज़रा ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन है, ह्यूमंस तक बिल्कुल कोई बात नहीं है। इन साइंसदान ख़वातीन ने DNA से मुताल्लिक आलात तैयार किए हैं कि वो किस तरह से मे बी पौधों पे अभी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि उनके DNA को कैसे तब्दील किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि केमिस्ट्री में 2 विमेन साइंटिस्ट को मिला है, सो दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक, कुछ देर में वापस आते हैं। सी यू, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। और आज है तारीख़ 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को अगर हम 15 साल पहले रिवाइंड कर लें तो पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन, इनफैक्ट जनूबी एशिया की तारीख़ का बदतरीन ज़लज़ला इस खत्ते में आया, जिसने हज़ारों जानें ले ली, लाखों लोगों को बेघर किया, और उसके असरात आज तक लोगों की ज़िंदगियों पर हैं। इस वक्त अगर आप ट्विटर पे भी देखें तो टॉप ट्रेंड है #earthquake2005, और जिन जिन लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया, एक्चुअली किसने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो उस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, इस्लामाबाद एंड अपवर्ड्स, एवरीबडी, यू कुड नॉट हैव मिस्ड इट। वो ऐसा ज़लज़ला था कि वो एक ट्रॉमे की सूरत में आपके साथ रह गया है। एक दफ़ा आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं उस वक्त की, और आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर और हज़ारा के इलाकों के तबाहकुन ज़लज़ले को आज 15 साल बीत गए हैं, लेकिन इस खौफनाक कुदरती आफत की तल्ख़ यादें आज भी ताज़ा है। हुकूमती दावों और वादों के बावजूद मुतासरीन की बहाली का अमल, वुड यू बिलीव, अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। जी, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हम बता रहे हैं कि मुतासरीन की बहाली का अमल अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस हौलनाक ज़लज़ले के बायस तकरीबन 80,000 अफराद जख्मी हुए थे, और 8 अफराद जाँ बहक हुए थे, लाखों जख्मी हुए थे, और इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 रिकॉर्ड की गई थी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बालाकोट जैसे शहर सफ़ाए हस्ती से जिसे कहते हैं ना, उलट गई थी ये वादियाँ बिल्कुल। और मुजफ्फराबाद भी हम सबका जाने का इत्तेफाक हुआ, उसके बाद भी ऐसे इलाके में गए। एक होटल में मैं रह रहा था, उन्होंने कहा सर जिस होटल में आप रह रहे हैं ना, इसके नीचे हमारा पूरा पुराना होटल इसी तरह दफन है। अंदाज़ा पूरा होटल इसी तरह दफन है क्योंकि वो उठाया ही नहीं जा सकता। और उस वक्त मैं इस्लामाबाद में रहती थी और मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं बालाकोट गई, वी वर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री, और बालाकोट का वो हिसाब किताब था कि लिटरली जैसे कोई कालीन को ऐसे झाड़ देता है ना, तो चीज़ें उछल के जो वापस आती हैं। इट वॉज़ अनबिलीवेबल। एक्चुअली किसी ने अगर पहले इस किस्म की तबाही ना देखी हो, जो कि अल्लाह सारों को बचा के ही रखे, कभी भी ऐसी चीज़ कोई विटनेस नहीं करनी चाहिए, तो आप खौफ ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि आपने कभी, दिस इज़ आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि जी पहाड़ इतने ऊंचे, तो ज़मीन इतनी पुख्ता, मतलब हर चीज़ हिल चुकी थी, आपका फ्रेम। और वो जो क़यामत के मंजर के बारे में हमने बचपन से सुना है और पढ़ा है ना, उसकी एक झलक हमने देख ली थी कि किस तरह पहाड़ ऐसा लग रहा था वाकई रूई का गोला बन गए और सब कुछ तबाह हो गया है। 95% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सोचें
95%, ऑलमोस्ट 100% तबाह अच्छा, हो गया। इसमें अफसोसनाक बात यह है कि इस सब के बावजूद 15 साल का अरसा गुजर गया। न्यू बालाकोट सिटी जिसके वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, इसकी तामीर का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। बदकिस्मत बालाकोट शहर समेत दीगर इलाके हैं, बड़ी आबादी आज भी ख़तरनाक और बेसीदा शेल्टर्स में रहने पर मजबूर है। ताम हकीकत यह है कि इस क़यामत खेज़ घड़ी पर पूरी कौम ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया था। लोगों ने अपने दिल खोल दिए थे, अपने बैंक अकाउंट्स खोल दिए थे, अपने पास जो कुछ था वो वक्त था, अपने घर खोल दिए थे, वो अपने घर में लोगों को रख रहे थे। और वो उस साइड ऑफ द कंट्री पे तो था, और इधर दिस पार्ट ऑफ द कंट्री पे लोगों ने जिस तरह से लोगों की मदद की है। अगर किसी के पास सोने की 2 चूड़ियां भी बची थी ना, तो वो भी उसने डोनेशन में दे दी थी कि ये किसी के काम आ जाए, इससे आने वाला पैसा। ये वो वक्त था क्योंकि आफत आई थी इस पूरी कौम पर, हमारे मुल्क पर, और लोगों ने बेमिसाल कुर्बानी का मुजाहरा किया था और एक दूसरे की मदद की थी। बेशक कुछ आपको विजुअल्स दिखाना चाहते हैं, मुजफ्फराबाद के विजुअल्स हैं, और ये एक कुछ तकरीबात टू मार्क दैट डे। ये आज सुबह के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और हर एक के पास ना एक स्टोरी है इस दिन को लेकर। अब हुमा के पास अपनी स्टोरी है, मेरे पास अपनी स्टोरी है, आई एम श्योर आपके पास भी बहुत सी यादें होंगी, और ज़्यादातर यादें तल्ख हैं, अच्छी नहीं हैं। तो मैं एक बात बताऊं, ये इसलिए भी था, यादें ऑब्वियस इतनी ट्रॉमेटिक चीज़ हुई हो तो आप वैसे ही नहीं भूल सकते, लेकिन जब आप, क्योंकि इतना सुबह सुबह ये हुआ था कि जब आप जागे हों किसी ऐसी चीज़ से, जब आप होश में आए और आपको समझ भी ना आ रही हो कि हो क्या रहा है इर्द गिर्द, तो वो दैट थिंग एक्चुअली स्टेज विद यू लाइक अ नाइटमेयर। अच्छा जी, ये भी बात करेंगे, और भी बहुत सी बातें हैं इस घंटे में। लेट अस बिगिन विद टॉप स्टोरीज। कराची पुलिस ने अमल के से कुछ नहीं सीखा, डाकू तो भाग गए लेकिन बेगुनाह मजदूर मार डाला। पुलिस को ऐसी गैर जिम्मेदारियाना कार्रवाइयों से रोकना बेहद ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले वफाकी काबीना छोटी रखने के इमरान खान के तमाम वादे गलत निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना अरकान की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। और आंखों के अमराज से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। बसारत से मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान का दुनिया में 3रा नंबर है। मुल्क में नज़र की खराबी संगीन मसला है। आई वंडर कि हम 3रे नंबर पर हैं दुनिया में। आई कुडंट बिलीव एक्चुअली, मुझे भी अंदाज़ा, मतलब हमें पता है कि वी हैव दिस प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया में हम टॉप पे जा रहे हैं, ये मुझे और फिर उस पे और ज़्यादा ताज्जुब ये होता है कि हमारे यहाँ नाबीना अफराद के लिए सहूलियात क्या हैं। अगर हम दुनिया में 3रे नंबर पे हैं जहाँ पे बसारत से महरूम अफराद पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हमारे यहाँ इनके लिए पार्क्स देख लें, हमारे यहाँ इनके लिए एजुकेशन का निज़ाम देख लें, कुछ नहीं है या है ही नहीं, तो हम कहाँ देखेंगे। और ऑब्वियसली जो हालत है हमारी, तो हम वैसे ही नहीं देख सकते। एक होता है दिमाग की भी ज़रा जो आंखें हैं ना वो बंद कर देना, वी आर जस्ट ब्लाइंड टू इट। और माशाल्लाह उस सिलसिले में भरपूर कोशिशें जारी हैं कि दिमाग की बत्ती अगर खुदा न खास्ता कहीं कौम की किसी की रोशन हो रही है तो वो फौरन स्विच ऑफ की जाए। पता है, एंड इफ वी साउंड बिटर, तो आप देख क्या रहे हैं इधर हमारे हो क्या रहा है। कल आज सुबह की पहले घंटे की अगर आप खबरें एक दफ़ा दोहरा लें। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ना है। और एक और मामला, कराची में पुलिस की फायरिंग से बेगुनाह मजदूर की हलाकत बता रही है कि कराची पुलिस ने अमल के इससे कुछ नहीं सीखा। अदालती अहकामात, हुकूमती ऐलानात पर कोई अमल नहीं हुआ। पुलिस को डकैती जैसी वारदातों से निपटना नहीं आता। तरबियत का शदीद फुकदान है। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 1 मजदूर जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस खुद कह रही है कि इन अफराद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। जख्मी मजदूरों ने बताया कि डाकू उन्हें लूट कर चले गए, पुलिस आई तो उन्हीं पर फायरिंग कर दी। मुझे अच्छा नहीं, सुने जरा। को बनाने की कोशिश भी की और डाकू के उसके मार के उसको जो है ना उसके हाथ में टीटी भी रखा और वीडियो भी बनाई। उन्होंने मान लिया है, ये लिख कर भी दिया है, उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया है भी कि ये थाने की पुलिस ने आपके बंदों को मारा है। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मोबाइल आया था, और हमारे पास ये प्रूफ भी है कि हमारे बंदे ने, इस मजदूर के भाई ने या कज़न ने जो 15 पे इतला किया था, उसका बाकायदा उनके पास तो प्रूफ मौजूद है। पिस्टल रखवा कर उसकी तस्वीरें खींची गई और उसको डाकू डिक्लेयर कराने की कोशिश की गई। जो मीडिया के तवसत से जब उन लोगों ने देखा कि मीडिया पे बात आ गई है तो उन लोगों ने अपनी बात वापस ले ली।
कहाँ से आते हैं ये भोंडे आइडियाज? ये इन अ सेंस वो विक्टिम ब्लेमिंग की हम बात कर रहे हैं, उसका एक और हसीन मुजाहिरा इसको आप समझे कि खुद लूटे भी जाओ और मारे भी जाओ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ इनकाउंटर या आप कुछ विटनेस कर लेना कि कहीं कोई डकैती हुई है, कोई मर्डर हुआ है, इफ़ यू सी समथिंग, तो खौफ ही आता है बताते हुए कि आप ना बीच में मारे जाओ इस चीज़ में, कि आप ही को ना पकड़ लें। रिपोर्ट नहीं करते। ऐसे ही एक पुलिस मुकाबले में आपको याद है अमल, मासूम अमल ने अपनी जान खोई थी, जिसके बाद कानून भी बना, उस पर अमल के दावे भी हुए, याद करा रहे हैं आपको। इस अमल रिफॉर्म्स के अंदर जो पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। हमारे ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हेवी वेपन्स जो हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन द सिटी हमें देने पड़ गए थे। पुलिसिंग के बारे में बात की गई है कि आप बड़े वेपन को इस्तेमाल ना करें, छोटे वेपन को इस्तेमाल करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी, उसके बाद अक्टूबर में एडिशनल आईजी कराची ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की कि बड़े वेपन को रिप्लेस करना चाहिए विद स्मॉलर वेपन्स। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दोबारा बता दें कि शहर में रोज़ाना एवरी सिंगल डे डकैतियाँ होती हैं, लोग सड़कों पर लुटे जाते हैं और एक तो पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है, और अगर कहीं कोई कार्रवाई करती भी है तो उल्टा बेगुनाह शहरियों ही को मार दिया जाता है। अब्दुल्ला, आपको पता है कि आज ही अगर आप ट्विटर पे देखें तो एक और चीज़ ट्रेंड कर रही है, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपको पता है स्टूडेंट्स दे आर यूज्ड टू वॉकिंग फ्रॉम वन हॉस्टल टू द अदर, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट जो है उसको सेफ माना जाता है, एटलीस्ट उसको रखा जाता है। वहाँ खुद पीछा किया लोगों ने डिफरेंट लोगों का, 4-4 मोटर बाइक्स में। आज सुबह की ये कहानी मैं पढ़ी थी। आर वी सेफ एनीवेयर? सवाल तो ये बनता है ना। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फ़हीम साहब शुक्रिया। कराची पुलिस पर एक और इल्ज़ाम आ गया है बेगुनाह शहरी की हलाकत का, और बज़ाहिर पुलिस ने डकैती की वारदात का सुनते ही ज़रूरत से ज़्यादा फुर्ती दिखाने की कोशिश की है। ऐसा ही हुआ है क्या? अमल वाक़े के बाद ये फैसला किया गया था कि पुलिस एहलकारों के पास कोई बड़े, यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली, आप मुझे बताएं सबसे पहले। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस ने डकैती की वारदात का सुनते ही फुर्ती दिखाई है, बल्कि इस दफ़ा फुर्ती दिखाई लेकिन डकैती की वारदात होने के बाद दिखाई है। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि जब डकैती की वारदात हो गई और जो मुतासरीन थे उन्होंने वारदात के बाद पुलिस को 15 पर कॉल की है, और उसके बाद पुलिस जब पहुँची है तो उन्होंने पहुँचने के बाद उन्हीं मुतासर अफराद पर जो है वो फायरिंग कर दी जो ऑलरेडी डाकुओं से जो है वो मुतासर हो चुके थे। तो थोड़ा सा डिफरेंट है मामला। बल्कि अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि इस दफ़ा तो पुलिस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हमें जो है एक्टिव नज़र आई है, और उस एक्टिव नज़र आने की वजह से नुकसान हुआ है, सरासर नुकसान हुआ है। एक और जान चली गई, और ये जो है किसी भी तरह से काबिल माफ़ी नहीं होना चाहिए उन पुलिस एहलकारों के लिए जिन्होंने ये हरकत की है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो इससे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि वो गलत हुआ है, खौफनाक हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने जो इस वाक़े की FIR दर्ज की है उसमें उन पुलिस एहलकारों को नामजद ही सिरे से नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये वाक़या ये बता दिया गया है कि 15 पर इत्तला दी, जो मुद्दई का बयान है उसके मुताबिक जो उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि 15 पर इत्तला दी और 15 पर पुलिस आई और फायरिंग कर दी। जबकि 6 पुलिस एहलकार आपने क्वार्टर गार्ड किए, फिर उन्हें हिरासत में लिया है, उनको नामजद बाकायदा तौर पर नहीं किया गया। और इस बारे में हुकाम ये कहते हैं कि जनाब तफ्तीश होगी तो उन्हें नामजद कर देंगे, उनको जो गिरफ्तार कर लिया कि इसमें तफ्तीश करेंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं, इस तरह से केसेस को बिगाड़ने की कोशिशें गलत हैं। जो सिस्टम है अगर आपको उसे सही करना है, शहरियों की हलाकतें पुलिस एहलकारों के हाथों बचानी है, तो जब कोई ऐसा वाक़या हो तो उसके बाद जो इक़दाम होने चाहिए उनमें शफाफियत नज़र आनी चाहिए। उनसे पता चलना चाहिए कि हाँ आप इस सोच पर अमल कर रहे हैं कि किसी एहलकार की गोली से, किसी एहलकार के हाथ से अगर किसी शहरी को नुकसान पहुँच रहा है तो उस एहलकार को सज़ा मिल रही है। लेकिन हमें ये वाली सोच बेसिकली नज़र नहीं आ रही है। अच्छा फ़हीम, ये बताएं कि अमल उमर के वाक़े के बाद ये फ़ैसला किया गया था कि पुलिस एहलकारों के पास ना तो बड़े हथियार होंगे, बड़ा वाज़े ये था कि ये बहुत ही सीरियस किस्म के हथियार हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रीट क्राइम्स डकैती वगैरह के दौरान हालात को कैसे कंट्रोल करना है इसकी तरबियत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये सारे वादे थे। क्या कोई इस जानिब काम कर रहा है? आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन हो, कुछ आपने पता किया हो? क्योंकि ये जो वाक़यात अब हो रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, मुझे तो होता नहीं दिख रहा है इस जानिब कोई काम। अमल का वाक़या हुआ, बड़े शोर मचा मीडिया में, कानून साजी भी हो गई, लेकिन हमें अमलन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब हम इसके ऊपर हुकाम से बात करते हैं, मेरी IGC से ख़ुद बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आपने तो वादा किया था कि आप जो है वो बड़े हथियार छोड़ के छोटे हथियार ख़रीदेंगे, तरबियत करेंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो रहा है, हम
हथियार ख़रीद भी रहे हैं, छोटे हथियार, और बड़े हथियारों की जो खरीद है वो हमने बिल्कुल रोक दी है। लेकिन मसला ये है कि फ़ंड्स हमारे पास जो है वो शॉर्ट होते हैं, हुकूमत से इतने फ़ंड्स नहीं मिल रहा है कि हम पूरी कराची पुलिस को जो है वो उनसे बड़े हथियार लेकर छोटे हथियार दे दें। तो मैंने उनसे कहा ये चलें, ये तो खैर मामला हुकूमत या फ़ंड्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि आखिर तरबियत क्यों नहीं है ऐसी एक दी जा रही पुलिस एहलकारों को कि वो किसी भी वाक़े के बाद जब रिस्पॉन्ड करें तो इस तरह से एकदम फायर ना खोल दें, ये देखे बगैर फायर ना खोल दें कि आगे डकैत है या कोई शहरी है। उनका कहना था कि हम तरबियत दे रहे हैं, तरबियत हो रही है और मुमकिन नहीं है कि एक वक्त में जो है पूरी कराची पुलिस को जो है वो तरबियत दे दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 2 साल गुजर चुके हैं अमल के वाक़े को भी, अब तक आपने पुलिस एहलकारों को अगर ये तरबियत देने में आप नाकाम है तो ये आपकी सबसे पहले नाकामी है। फिर आपको साथ साथ ये बात भी बताना होगी एहलकारों को कि आपकी ऐसी फुर्ती की सूरत में अगर किसी एहलकार की हाथों किसी शहरी की जान जाती है तो ना सिर्फ ये कि कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि आपको महकमा जाती कार्रवाई भी करनी होगी। हमें महकमा जाती कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। अगर कोई वाक़या हो जाए, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ सुपर हाईवे पर, पुलिस एहलकारों ने ना रुकने पर फायरिंग कर दी, एक शहरी ज़ख्मी हो गया। और इस नौइयत के वाक़यात तो अमूमन और बहुत तवातुर से हो रहे होते हैं कि शहरी नहीं रुका, फायर कर दिया पुलिस ने और शहरी ज़ख्मी हो गया। तो इन तमाम वाक़यात को रोकने के लिए सबसे पहले आपको महकमे के अंदर जो है ना खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम करना होगा। जो एहलकार किसी भी ऐसी हरकत में मुलविस पाया जाए उसके खिलाफ आप महकमे की सतह पर सबसे पहले कार्रवाई करें। वाक़या नहीं है, ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं, आए रोज़ हमें सोशल मीडिया पे ऐसे कोई ना कोई वाक़या नज़र आता है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, जिसमें शहरी पुलिस के हाथों ही ज़्यादती का शिकार होता है। तो लिहाजा ये एक ज़्यादती, फिर बच्चों के साथ ज़्यादती, फिर वो जिस चीज़ का अब हम जिक्र नहीं कर सकते वो वाला जिसका अभी तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया वो एक ज़्यादती, कुछ ठीक होता है नहीं होता। मतलब फिर अगर लोग मरकज़ी मुलजिम है आबिद मल्ही, एग्जैक्टली वो नहीं अभी पकड़ा गया। हाँ, वो अभी पकड़ा नहीं गया, ये रिमाइंड करना था हमें। वेलकम बैक। आज वर्ल्ड साइट डे भी है, जिसके हवाले से हम आज सुबह से ही शौक में है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है जहां लोगों को टॉप से ऑफ कोर्स। आपको बताएं कि पाकिस्तान में आंखों के अमराज में इजाफा इलाज की मजीद सहूलतों का तकाजा भी करता है। आज दुनिया भर में बसारत से मुतालिक आगही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम बसारत हर साल अक्टूबर की दूसरी जुमेरात को मनाया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार बसारत के मुतासरीन की तादाद के लिहाज से दुनिया में, जिस तरह के हम आपको बता रहे हैं, तीसरे नंबर पर होता है। इसी बारे में हम बात करेंगे। सरकारी सतह पर इलाज मौलजी की सहूलियात कम है, तमाम इस मामले में गैर सरकारी तंजीमें बहुत काम कर रही हैं। खैरुन्निसा ट्रस्ट ऐसा ही एक इदारा है और खैरुन्निसा अस्पताल के CMO डॉक्टर मज़हर आवान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कि बीनाई बहुत बड़ी नेमत है और इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो इससे महरूम है। पाकिस्तान में आँखों के अमराज और इनके इलाज मौलजे की मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? आप इतने साल से इस काम में लगे हुए हैं, आप बताइए कि कोई बेहतरी आई? देखिए, जो आलमी सतह पर ख्वाह हमारे कौमी सतह के ऊपर जो तादाद है उन अफराद की कि जिनकी निगाह नॉर्मल नहीं है, उन लोगों में 75% काबिल इलाज है। दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि ये जो दुनिया के आदाद व शुमार हैं, इनमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें इसमें कुल 10%, 90% के करीब निगाह की कमज़ोरी में मुब्तला अफराद हम जैसे ममालिक में, जो कम आमदनी या दरमियानी आमदनी के मुतवसत आमदनी के ममालिक हैं, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है या डेवलपिंग वर्ल्ड है, गोया वो तादाद जो वहाँ पर 4% है, वो अगर मुल्की सतह पर उसको देखा जाए तो ये 10 और 11% पर पहुँचती है। यानी 10 से 11% पाकिस्तान में रहने वाले लोग किसी न किसी दर्जे में दूर की निगाह के आर्ज़े में मुब्तला हैं। फिर मैं दोबारा दोहरा दूँ कि इन 11% अफराद में से 75% अफराद वो हैं कि जिनकी कमज़ोरियाँ काबिल इलाज हैं। तो पहली बात, निगाह की कमज़ोरियों के सिलसिले में इस बात का इदराक, इस बात का फ़हम ज़रूरी है कि ये एक मसले के तौर पर है और इसकी नौइयत क्या है, इसकी शिद्दत क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में आँखों के अमराज कम हों, इसके लिए आप आवाम को क्या मशवरा देंगे? किस तरह से आप अपनी आईसाइट जो है उसको महफूज रख सकते हैं? आप देखिए कि सिर्फ निगाह और अच्छी निगाह और बुरी निगाह का मसला नहीं है, इसके इकनॉमिक असरात होते हैं।
इसके पूरी इकोनॉमी के ऊपर लॉस होता है। यानी वो शख्स जो प्रोडक्टिव था, किसी काम में मशगूल था, कोई माशरे की खिदमत अंजाम दे रहा था, अब वो नहीं दे पा रहा है। तो ये इसके नुकसानात का अंदाज़ा कीजिए कि इंसानों की, इस मुल्क के शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो गैर फ़ाल हो चुकी हुई है महज इस वजह से कि हम उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अज़राए करम उनके लिए कोई बाकायदा एक बड़ा प्रोग्राम बना के और उनको फ़ाल बनाइए, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाइए। ये काबिल इलाज बीमारियाँ हैं। 75% निगाह की कमज़ोरियाँ काबिल इलाज हैं। ये तो हम पर हमारा कसूर हो गया कि हम उसको किस तरह मुमकिन बनाएं। तो अज़राए करम इसको मुमकिन बनाने की कोशिश कीजिए, इसके प्रोग्राम बनाइए। वर्ल्ड साइट डे का मकसद ही ये है कि इन चीज़ों का ज़िक्र किया जाए, इन चीज़ों को अवाम-उन-नास तक पहुँचाया जाए, इन चीज़ों को, इन मालूमात को जो अहले सरवत या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं सरकार के, वो अफराद के जो इस काम के ज़िम्मेदार हैं, उन तक इस बात को, इस एहसास को पैदा किया जाए, पहुँचाया जाए कि इस मामले में एक बड़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। शुक्रिया आपका डॉक्टर मज़हर अवान हमारे साथ मौजूद थे खैरुन्निसा ट्रस्ट से। और इसके अलावा भी जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं आँखों के इलाज के लिए, बहुत से नाम हैं जिनका जो काबिल ज़िक्र हैं। आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें, और क्योंकि आप लोग नहीं होंगे तो फिर बहुत एक बड़ा तबका है जो इस इलाज मुआलजे से महरूम हो जाएगा। और जो लोग डोनेट करते हैं ऐसी तंजीमों को, प्लीज़ जी भर के, दिल खोल कर सदका तो खैरात दें। एब्सोल्युटली। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि कम से कम वज़ीर कम से कम खर्चे के दावेदार तहरीक इंसाफ ने फिर काबीना अरकान की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, बल्कि 50 का हिस्सा जो है वो पार भी कर लिया। तो इससे आगे हम जा चुके हैं। इतनी बड़ी टीम बनाने का जवाब क्या हो सकता है तहरीक इंसाफ वाले, आई गेस। बट खैर एनीवे, आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ वाले बेहतर बता सकते हैं अब्दुल्ला, इसलिए प्लीज़ स्पेकुलेट ना करें कि इलेक्ट्रिक के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताबिश गौहर को वज़ीर आज़म इमरान खान का मावन खुसूसी बराए पावर, जबकि डॉक्टर वकार मसूद को मावन खुसूसी रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया गया है। वफाकी काबीना में शामिल गैर मुंतखब अरकान की तादाद 20 और वफाकी काबीना की मजमूई तादाद जो है वो 51 हो गई है। माजी में इमरान खान बड़ी काबीना पर सख्त तनकीद करते थे और हमेशा मुख्तसर काबीना रखने का दावा किया करते थे। 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। पक्की बात है ये हमने, और अब बताया कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रखेंगे। अच्छा। यानी ये भी नहीं, ये ऐसे ऊपर से नहीं है, मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट किया है। हमारी कैबिनेट में अभी भी दूसरी भी बात, इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी। अच्छा। 17 मिनिस्ट्रीज होंगी। फैसला किया कि 17 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। अवाम का पैसा जाया होता है, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर सियासी रिश्वत दी जाती है। अच्छा, वी वुड नॉट लाइक एनीबडी टू फील बैड, सो ये दिखाना ही काफ़ी है। वी डोंट नीड टू कमेंट ऑन दिस। नो वी डोंट। हाँ, इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 27 है। 3 वज़राए मुमलिकत भी शामिल हैं। काबीना पे 5 मुशीर और मुअव्विनीन खुसूसी की तादाद 16 हो गई है। ऑलमोस्ट 51-52 बन रहे हैं फिर ये। एक्चुअली नो, इन प्रिंसिपल आई डोंट माइंड अगर आपने इन द पास्ट कहा हो कि इतनी होनी चाहिए और फिर इन फ्यूचर आप कुछ और कर लें, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सके। इट्स जस्ट दैट कभी भी लोगों को इतनी वो बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी एवेन्यू पे, बिकॉज यू माइट हैव टू ईट योर वर्ड्स। हाँ, यू माइट हैव टू, एंड देन वन डे यू शुड कम अप एंड से कि मैं गलत था या मैंने ठीक नहीं कहा था या मेरे अंदाजे दुरुस्त नहीं थे। और अब तो जब मैं सिर्फ वो है और हाँ, कोई और अब जब मैं आया हूँ तो मुझे हकीकत हाल मालूम हो रही है। और ये मैं बिला वजह तनकीद किया करता था जहाज़ी साइज़ की काबीना पे, इसके बगैर तो काम चल नहीं सकता। बस पीपल विल मूव ऑन देन आई गेस। खैर, सदाकत अली अब्बासी साहब से जान लेते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइएगा, तहरीक इंसाफ एक मुख्तसर काबीना महदूद सी स्पेशल टीम का नारा लेकर आई थी। अब वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, मुशीरान, नुमाइंदगान खुसूसी की तादाद माशाअल्लाह नज़र न लगे 50 से ज़ायद हो गई है। तो क्या ज़रूरत महसूस हुई आप लोगों को इतने सारे लोग रखने की? देखें जी, आइडियली स्पीकिंग तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक मुख्तसर कैबिनेट होनी चाहिए और उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी वाज़े क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह के मैस में मुल्क हमें मिला है तो उसको ठीक करने के लिए एक कुछ अरसे के लिए एक बड़ी टीम ने उन चीज़ों को ठीक करना है और एक मैनेज करके इन मिनिस्ट्रीज़ को भी लिमिट करके तो एक महदूद साइज़ की कैबिनेट इंशाल्लाह होगी। अभी तो जिस तरह हमें मुल्क मिला है उसको गवर्न करना ही इतना मुश्किल था, जिस तरह की मईशत के हालात थे, खसारे थे, दिवालियापन के करीब थे, लिहाजा
वो आप समझते हैं कि हमें तो सर मुंडाते ही ओले पड़े। तो अभी अल्लाह का फजल है, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो रही हैं। अगर मईशत वाला काम ठीक हो जाए तो फिर आपकी बात ठीक है कि एक मिनिस्टर को 4-4, 5-5 महकमे भी दिए जा सकते हैं, जो हमारा आइडियल नज़रिया है। बंदा जब पार्टियाँ नज़रियात बनाती हैं तो एक लॉन्ग टर्म उसका एक सोच होती है, और शुरू में और एक ट्रांजिशन में आपको ये मसला आ रहा है। इंशाल्लाह इन द लॉन्गर रन हमारी गवर्नमेंट लिमिटेड लोगों की होगी। अब्बासी साहब, योर एक्सप्लेनेशन एक्चुअली मेक्स सेंस कि इस वक्त शायद ज़रूरत है, बट यू स्टिक टू व्हाट वाज सेड अर्लियर कि इतने लोगों को होना चाहिए नहीं है। सो वी एग्री विद यू देयर। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि अवाम को अब इतने लोग आए गए हैं तो उसके हवाले से अवाम को इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है महंगाई का। तो इतने सारे माशाल्लाह वुज़रा हैं, आई गए हैं, तो ये वाज़े ज़रूर कर दें कि महंगाई कम करने के लिए कौन काम कर रहा है, नाम दे दें। देखिए, आइडियली स्पीकिंग वुज़रा का काम यही है कि मिसाल के तौर पे हमारा सबसे बड़ा मसला एनर्जी का है। अब एनर्जी की इतनी ज़्यादा कीमतें हैं, इतना ज़्यादा खसारे हैं, इतने महंगे मुआहदे हैं, और मुआहदे भी इस तरह के हैं कि जो कैपेसिटी पे साइन किए गए हैं, जिन मुआहदों में हम बिजली ख़रीदें कि ना ख़रीदें, हमने कंपनीज़ को पैसे देने हैं। तो ज़ाहिर है इन सारे मुश्किल मुआहदात से निकलने के लिए हमें टीमें चाहिए, और इनका मकसद यही है कि अगर बिजली हमारी थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाए। अच्छा, अब्बासी साहब, काबीना में ताज़ा इजाफा है ताबिश गौहर साहब का, जो इससे पहले के इलेक्ट्रिक के मामलात देखते थे। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक के काम से खुश नहीं है ऑब्वियसली, और आवाम भी खुश नहीं है, उन्हें सख्त वार्निंग्स भी आप लोगों ने दिए दे रहे हैं। दूसरी जानिब ताबिश गौहर साहब को पावर का महकमा दे दिया, तो ताबिश साहब हालात कैसे ठीक करेंगे किस चीज़ से इम्प्रेस हुए व्हेन ही कुड नॉट फिक्स हिज ओन इदारा? देखिए, के इलेक्ट्रिक के मसाइल, वो प्राइवेट कंपनी है, इसको हमने ये ठेका दिया हुआ है, और वो प्राइवेट कंपनी है, उसके मसाइल अपने हैं। और जो हमने ताबिश साहब को लगाया, उसकी वजह क्या है कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो आने वाले दिनों में ख़तरा है वो इसी एनर्जी क्राइसिस का है, और बिजली के बढ़ते हुए खसारों का है, और सर्कुलर डेट का है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें किसी तरह का एक्सपर्ट चाहिए। शायद ये किसी नॉर्मल MNA MPA के बस की बात नहीं है, इसीलिए उस फील्ड के एक्सपर्ट को चुना है। ये वज़ीर आज़म की चॉइस है कि वो किसको चूज़ करते हैं, उनका ये आइनी इख्तियार है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो बहुत बड़ा बहरान है एनर्जी का, इससे निकालने के लिए इनकी इंक्लूजन जो है वो सूदमंद साबित होगी, और अल्टीमेटली महंगाई की वजूहात में से बड़ी वजह हमारे यहाँ एनर्जी का भी मसला है। तो अगर ये एनर्जी का मसला हल हो जाता है तो समझे पाकिस्तान में जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली मिलेगी, आपकी चीज़ें जो हैं वो कम्पेटिटिव हो जाएंगी, दुनिया में मुकाबला करना आसान होगा। तो इन सब बातों का अल्टीमेटली जो दारोमदार है वो बिजली पे है, इसलिए ये जो डिसीजन लिया गया वो बिजली के मामलात को हल करने के लिए। अब्बासी साहब, इसमें हम इतने कन्विंस नहीं हुए। असद उमर साहब खुद भी कह चुके हैं कि केई के हालात जो हैं काम करने का तरीका भी कुछ खास नहीं है, तो फिर हमें फिर लगता है कि उस बंदे को क्यों लेना जिसने अपने दायरे में कोई तीर नहीं मारा, तो वो इधर आके क्या करेंगे? जस्ट सेइंग, इट डजंट मेक सेंस। ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक जी। थर्सडे टुडे, और आज बताना यह है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहलुम के सिलसिले में भी मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है, जिसके लिए एक तो हमने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप ज़ाहिर मजमे में जाएंगे तो आप SOPs का ख्याल रखें। एटलीस्ट डिस्टेंस तो प्रॉबली आप नहीं मेंटेन कर सकेंगे, वी आर बीइंग वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, लेकिन मास्क ज़रूर पहन सकते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल रेंजर्स ने फ्लैग मार्च भी किया है, और पुलिस और रेंजर्स मिल के मुख्तलिफ मकामात को सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जुलूसों को सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं। तो गुड लक टू ऑल द कानून नाफिज करने वाले इदारे, और होपफुली सब कुछ ठीक ठाक अच्छे तरीके से हो जाए ख़त्म। और आपसे हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़ाहिर मजमे में जाएंगे, वहाँ पे भीड़ होगी, लोग होंगे, तो आप कोशिश करें कि कोशिश क्या करें, मास्क पहन के जाएं। और मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँ, वैसे तो ऑब्वियसली ये तो एक इवेंट है जिसकी हम बात करें, लेकिन आप कहीं भी जाएँ तो एक तो मास्क एक्स्ट्रा रख लिया करें। अगर आपके साथ कोई लोग हैं, कोई आपके साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ आपने कोई वक्त गुजारना है और आपको लगता है कि उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, इट इज़न्ट सो बैड कि आप ऑफर कर दें एक मास्क। ये वो फ्लैग मार्च है जो कल किया गया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की तरफ से। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। पुलिस एहलकार या रेंजर्स एहलकार अगर आपको कह रहे हैं कि आप चेकिंग करा लें या मुख्तलिफ रास्ते इस्तेमाल करें या पर्टिकुलर रास्ता इस्तेमाल ना करें या अपनी दुकान कुछ देर के लिए बंद कर दें, तो प्लीज़ ताउन करें। ये हम सब की सिक्योरिटी के मद्देनज़र ही किया जा रहा है। सो दैट इज़ इट। अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे और इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। कल मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय।